चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th। ठीक है, क्लास 12th इकोनॉमिक्स, क्लास 12th की ये हमारा इकोनॉमिक्स है और चैप्टर 5 यानी कि पार्ट 5 हम लोग कर रहे हैं मांग की कीमत लोच। क्या कर रहे हैं? मांग की कीमत लोच। ये आप लोगों को जानकारी होगा फ्रेंड कि हम लोग पार्ट 5 कर रहे हैं, अध्याय 5 को हम लोग कर रहे हैं और अध्याय का नाम है मांग की कीमत लोच। क्या नाम है? मांग की कीमत लोच, जिसमें से हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसमें से आप जा करके प्लेलिस्ट में आप जा करके ये दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है। क्या है? ये हमारा तीसरा वीडियो है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मांग की लोच की श्रेणियां, यानी कि मांग की लोच की श्रेणियां, यानी कि मांग की लोच को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 5 श्रेणियों में। तो मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती है? 5 श्रेणियां होती है। तो यहां पर ही मैंने लिखा है कि मांग की लोच की श्रेणियां, पहला है सापेक्षतः लोचदार मांग। पहला क्या है? सापेक्षतः लोचदार मांग। दूसरा है सापेक्षतः बेलोचदार मांग। दूसरा क्या है? सापेक्षतः बेलोचदार मांग। तीसरा है इकाई लोचदार मांग। तीसरा क्या है? इकाई लोचदार मांग। चौथा हमारा है पूर्ण बेलोचदार मांग। क्या है? पूर्ण बेलोचदार मांग। और पांचवा है पूर्ण लोचदार मांग। क्या है? पूर्ण लोचदार मांग। तो पहले मैं आप लोगों को यह बतला देता हूं फ्रेंड कि यहां पर ही जो हमारा है, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि हमारा जो है लोचदार, यहां पर क्या एक शब्द आ रहा है? लोचदार। और यहां पर आ रहा है बेलोचदार। तो लोचदार, बेलोचदार, लोचदार, बेलोचदार, लोचदार। ठीक है, सबसे पहले क्या है? लोचदार, बेलोचदार, लोचदार, बेलोचदार, लोचदार। तो ये आप याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या है? लोचदार। क्या है? लोच, बेलोच, लोच, बेलोच, लोच, बेलोच। ठीक है, आप सबसे पहले क्या याद रखिएगा? लोच, बेलोच, लोच, बेलोच। ठीक है, लोच, बेलोच, लोच, बेलोच, लोच। लोच से शुरू होगा और लोच पे खत्म होगा। अगर आप एक लाइन से याद रखिएगा तो आपको जल्दी याद होगा। सबसे पहले क्या याद रखिएगा? लोचदार, बेलोचदार, लोचदार, बेलोचदार, लोचदार। सब में लगा देना है मांग। क्या लगा देना है? मांग। और मांग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मांग क्या होता है। मांग जो है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, कीमत पे। मांग किस पे निर्भर रहता है? कीमत पे, कि किसी वस्तु की मांग कितनी होगी, इस पे किस पे प्रभाव डालता है? कीमत पे। जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत, एक साइड हम लिखते हैं कीमत और एक साइड लिखते हैं मांग। तो मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत, ठीक है, सभी बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत मान लेते हैं 10 रुपया है, तो उसकी आरंभिक में मांग उसकी हो रही है मान ली 25 यूनिट हो रही है। इसकी कीमत किसी कारणवश बढ़ गया, 15 रुपया हो गया, तो इसकी मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या होगी? इसकी मांग घट जाएगी। तो कीमत बढ़ने पर मांग क्या होता है? घटता है। और यदि कीमत को बढ़ा दे, कीमत को घटा दे, कीमत को घटा दे, ठीक है, जैसे अब इसको मैं मिटाता हूं नीचे और कीमत को घटा देता हूं, 5 रुपये कर देता हूं, उसका डिमांड क्या हो जाएगा? मांग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। ठीक है, तो कीमत घटने पर मांग क्या होता है? बढ़ता है। तो यही होता है हमारा मांग। क्या होता है? मांग। इसके अलावा जो है हमारा यहाँ अलग अलग चीज लिखा हुआ है, सापेक्षता, सापेक्षता। ठीक है, पहले क्या याद रखना है? 2 चीज याद रखना है, सापेक्षता, सापेक्षता। उसके बाद इकाई। ठीक है, इकाई। और इकाई से आप समझ लीजिएगा कीमत। इकाई से आप क्या समझ लीजिएगा? कीमत। ठीक है, इकाई का मतलब समझ लीजिएगा कीमत। ठीक है, तो कीमत, लोचदार मांग, ऐसे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, पूर्ण। तो 3 चीज है। सबसे पहले हमारा 2 चीज याद रखिएगा, सापेक्षता। क्या याद रखिएगा? सापेक्षता। दूसरा याद रखिएगा, तीसरा याद रखिएगा इकाई। और चौथा और पांचवा में क्या याद रखिएगा? पूर्ण। सापेक्षता, सापेक्षता, इकाई, पूर्ण। क्या याद रखिएगा? सापेक्षता, इकाई, पूर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोग क्या बोला था? लोचदार। क्या बोला था? लोच याद रखने के लिए। ठीक है, लोचदार मांग। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? सापेक्षता, लोचदार मांग, फिर लोचदार के बाद बेलोचदार, तो सापेक्षता, बेलोचदार मांग, फिर तीसरा हो जाएगा इकाई लोचदार मांग, फिर पूर्ण बेलोचदार मांग और फिर पूर्ण लोचदार मांग। तो ये 5 आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर आपको लिखने के लिए आता है कि मांग की लोच की श्रेणियां कितनी हैं, तो 5 का आपको नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक्सप्लेन करने के लिए 5 आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये याद रहेगा, तभी तो आप इसका डिफिनेशन लिख पाइएगा ना। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो क्या याद रखिएगा? सबसे पहले आप लोगों को मैंने क्या बताया कि फर्स्ट में जो है लोचदार मांग सब में लगा हुआ है,
ठीक है। मांग जो है वो सभी में लगा हुआ है, कि यानी कि ऑल, यानी कि पांचों में लगा हुआ है मांग, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करना है लोच से। किससे स्टार्ट करना है? लोच, फिर बेलोच, ठीक है, लोच बेलोच, लोच बेलोच, लोच बेलोच, फिर लोच बेलोच, फिर लोच। लोच से स्टार्ट होगा और लोच पे खत्म होगा, लोच से स्टार्ट होगा और लोच पे खत्म होगा। ये आपको याद हो गया। इसके अलावा जो है फर्स्ट में याद रखना है सापेक्षता, सापेक्षता, दो बार क्या होगा? सापेक्षता, सापेक्षता, और अंतिम में दो बार होगा पूर्ण, पूर्ण, यानी कि पूर्ण, पूर्ण। जैसे कोई मूवी अगर हम लोग देखते हैं तो अंतिम में क्या होता है? खत्म होता है, तो हम लोग बोलते हैं पूरा होने जा रहा है, मूवी खत्म होने जा रहा है, यानी कि मैंने मूवी को पूरा देख लिया। या जैसे कि आप वीडियो आप देखेंगे तो जब अंतिम अंतिम में रहिएगा तो बोलिएगा मैंने पूरा पूरा वीडियो को देख लिया, तो अंतिम में आप क्या बोलिएगा? पूरा पूरा, यानी कि पूर्ण पूर्ण मैंने वीडियो को देखा, यानी वॉच किया। तो अंतिम याद रखिएगा पूर्ण पूर्ण, अंतिम याद रखिएगा पूर्ण पूर्ण, स्टार्टिंग में याद रखिएगा सापेक्षता, सापेक्षता, बीच में क्या याद रखिएगा? इकाई। तो क्या याद हो गया आपको? इकाई लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, सापेक्षता लोचदार मांग, सापेक्षता लोचदार मांग, सापेक्षता बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, पूर्ण बेलोचदार मांग, पूर्ण लोचदार मांग। तो ये आपको याद हो गया होगा। इसके बाद मैंने यहां लिखा है कि ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी ग्रेटर देन 1, यानी कि ईडी, ईडी मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी मतलब क्या हुआ? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर लिखा हुआ है कि एक से अधिक होता है, एक से कम होता है, एक के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है और अनंत के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीजों का भी हम लोग जो है एक एक करके एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में अगर डाउट होता है फ्रेंड, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। इससे ज्यादा अगर दिक्कत होता है तो आप मुझे गूगल मीट पे या फिर जूम पे आकर के भी आप हमसे पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। यहां मैं थोड़ा सा आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि लोच और बेलोच, लोच का मतलब बता देता हूं और एक बार बेलोच समझा देता हूं। क्या समझा देता हूं? लोच और बेलोच, ठीक है। तो लोच मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन होना, किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन होना, यानी कि हम जो है मांग में परिवर्तन करते हैं, मांग को घटा देते हैं या मांग को बढ़ा देते हैं। मांग को घटाना, मांग को बढ़ाना, ठीक है। मांग में अगर चेंज हो रहा है, मांग में यदि परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, मांग में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन किस कारण से होगा? परिवर्तन 2-3 कारणों से हो सकता है। पहला, यदि कीमत कम या अधिक होगा तो हमारी मांग में क्या होगी? परिवर्तन होगी। यदि किसी वस्तु की कीमत में क्या होगा? परिवर्तन होगा, तो मांग में परिवर्तन होगा। और यदि मांग में परिवर्तन हुआ, यदि किसी कारण भी मांग में परिवर्तन हुआ, मतलब उसको बोलेंगे कि वस्तु क्या है? लोच है। वस्तु कैसा है? लोचदार है, यानी कि वस्तु में परिवर्तन हम लोग करते हैं कीमत को लेकर के। या मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ गई, तो इनकम बढ़ने से वह व्यक्ति क्या करेगा? अपनी मांग में परिवर्तन करेगा, मांग को बढ़ा देगा। यदि किसी वस्तु की किसी मंथ में इनकम कम हुई, यानी कि वो कम इनकम किया, कम कमाया, कम अर्निंग किया, तो वो अपनी मांग में फिर परिवर्तन करेगा। जितनी क्वांटिटी में वो किसी वस्तु की खरीद करता था, वो उस वस्तु की खरीदारी कम कर देगा। तो ये जो है लोचदार, लोच मतलब याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? लोचदार। यदि किसी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत घटा, कीमत बढ़ा, कोई मतलब नहीं है, उसकी आय बढ़ी, उसकी आय घटी, फिर भी जो है वह अपने मांग में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा है, मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग बोलेंगे क्या? बेलोच। क्या बोलेंगे? बेलोच। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं नमक, ठीक है, नमक क्या है? लोच है या बेलोच है? इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नमक जो है वो बेलोच है। तो बेलोच क्यों है? क्योंकि मान लेते हैं कि नमक की कीमत जो है आज 10 रुपया है, फिर भी हम लोग को जितनी आवश्यकता होगी उतना ही नमक लेंगे। जो 10 साल से, 5 साल से, 3 साल से जितनी आवश्यकता हमारी है उतना ही नमक लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। अगर इसकी प्राइस जो है 20 रुपये हो जाती है, फिर भी हम लोग नमक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी मांग नो चेंजेस, यानी कि मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको बोलते हैं बेलोच। क्या बोलते हैं? बेलोच। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे सापेक्षता लोचदार मांग, सापेक्षता लोचदार मांग जो कि इकाई से अधिक होता है, इकाई से अधिक होता है। इकाई मतलब आप समझ लीजिएगा कीमत,
ठीक है, कीमत। तो डिमांड जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, ये डिमांड जो है क्या होता है, फ्लेक्चुअल, यानी कि बढ़ते रहता है, बढ़ते करते रहेगा। ठीक है, ये मांग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, ठीक है, वो कीमत में, कीमत यानी कि कीमत हम लोग देखते हैं कि सापेक्षतः लोचदार मांग, क्या देखते हैं, सापेक्षतः लोचदार मांग। तो सापेक्षतः लोचदार क्या होता है, सबसे पहले यह देखेंगे कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप, क्या बोल रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, वस्तु की कीमत में परिवर्तन, वस्तु की कीमत में परिवर्तन। दुनिया का कोई भी वस्तु हो, दुनिया का कोई भी वस्तु हो, अगर उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में क्या होगा, परिवर्तन, क्योंकि लोचदार है। तो लोचदार है तो उसकी मांग में परिवर्तन होगा, और मांग में परिवर्तन होगा तो वो हमारा लोचदार होगा। क्या होगा, लोचदार होगा। तो सबसे पहले वो मांग में परिवर्तन किस कारण से हो रहा है, कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप क्या हो रहा है, कीमत में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उसकी मांग में परिवर्तन हो रहा है। अब कीमत कम हो रहा है या अधिक हो रहा है ये हम लोग देखेंगे, और मांग अधिक हो रहा है या कम हो रहा है ये भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक आनुपातिक परिवर्तन हो जाता है, अधिक आनुपातिक परिवर्तन हो जाता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक आनुपातिक परिवर्तन होता है, हम लोग देखते हैं आनुपातिक परिवर्तन हो जाता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को सापेक्षतः लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अनुपात में देखते हैं, किसमें देखते हैं, परसेंटेज में देखते हैं, समझ में आएगा। किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी हुई, ठीक है, क्या बोल रहा है कि 10% की कमी हुई, किसी भी वस्तु की कीमत में क्या हुआ, कीमत में 10% की कमी हुई, किसी भी वस्तु की कीमत में 10% की कमी हुई, तो उसकी मांग भी क्या होना चाहिए था, 10% बढ़ना चाहिए था। उसकी मांग कितनी बढ़नी चाहिए थी, 10%। लेकिन क्या बोल रहा है कि मांग जो है, मांग में अधिक आनुपातिक परिवर्तन हो जाता है। लेकिन क्या बोल रहा है कि मांग में अधिक हो जाता है, थोड़ा सा रेट गिरने पर, थोड़ा सा प्राइस कम हुआ, 10% कम हुआ, और वो बढ़ गया 25%, 25% वृद्धि हो गया, यानी कि कीमत में 10% कमी होने पर मांग में 25% की वृद्धि हो गई, तो उसी को बोला जा रहा है। ठीक है, कीमत में 10% कमी होने पर मांग में 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि आनुपातिक देखा जाए, अनुपात के हिसाब से देखा जाए, यानी परसेंटेज में देखा जाए, तो कीमत में जितना कमी हुआ उससे कई गुना अधिक मांग में परिवर्तन हो गया। तो उसी को बोल रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ, 10% की कमी हुई, तो परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अधिक आनुपातिक, यानी कीमत में जितना परसेंट कम हुआ उससे अधिक अनुपात में क्या हुआ, मांग में वृद्धि हुई। तब ऐसी वस्तु की मांग को, जब ऐसी वस्तु की मांग हो जाती है, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में अधिक अनुपातिक में वृद्धि हो जाती है, तो उसको कहा जाता है सापेक्षतः लोचदार मांग। क्या कहा जाता है, सापेक्षतः लोचदार मांग। यहां पर क्या देखते हैं कि वस्तु की जो, ये क्या दिखाता है, डेल्टा क्यू, क्या दिखाता है, डेल्टा क्यू, यानी कि मांग में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, मांग में कितना परिवर्तन हुआ, और आरंभ में कितना मांग किया जा रहा था उसको दिखाता है। आरंभ में कितना मांग किया जा रहा था और मांग में कितना परिवर्तन हुआ उसको दिखा रहा है। ये अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा, अनुपातिक में देखा जाए तो। ठीक है, अधिक होगा किससे, प्राइस में जो चेंजेस हुआ है, प्राइस में जो चेंजेस हुआ है 10% की, ठीक है, तो आरंभ में भी इसका कुछ परसेंट होगा, आरंभ में भी इसका कुछ प्रतिशत होगा जो बिकता था। ठीक है, तो ये जो है, तो आरंभिक कीमत से जब उसको डिवाइड देंगे तो यहाँ साफ दिख रहा है कि उससे, मतलब कीमत से अधिक आनुपातिक में क्या हो रहा है, मांग हो रहा है, अधिक आनुपातिक में वृद्धि हुआ है। तो इसको बोला जाता है कि मांग का आनुपातिक परिवर्तन जो है, मांग का आनुपातिक परिवर्तन जो है वो कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक है, यानी कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक है, यानी कि 15% जो है अधिक हमको दर्शाया जा रहा है कि मांग में इतना अधिक किया गया, क्योंकि 10% कमी हुआ तो 10% बढ़ना चाहिए था। अगर 20% कमी करते यहाँ पर ही तो 20% वृद्धि होना चाहिए था, लेकिन 10% कमी करने पर 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि क्या बोल रहा है कि अधिक आनुपातिक में मांग बढ़ रही है। तो इसको बोला जाता है इकाई से अधिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगा, इकाई से अधिक होगा। क्या होगा, इकाई से अधिक होगा। एक हम लोग जो है ग्राफ बना करके इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं, ग्राफ बना करके अच्छी तरीके से समझते हैं।
ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर ही हम लोग ले लिए एक हमारा वाई एक्सिस, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। और एक हम लोग लेते हैं क्षैतिज रेखा, जिसको बोलते हैं एक्स, और ये होगा 0 और ये होगा वाई, ठीक है। इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। दो रेखा लेंगे हम लोग। एक तरफ लेंगे हम लोग प्राइस, क्या लेंगे? प्राइस यानी कीमत, क्या लेंगे? प्राइस, ठीक है। और एक साइड लेंगे क्वांटिटी, क्या लेंगे? क्वांटिटी यानी कि वस्तु की मात्रा, क्या लेंगे? वस्तु की मात्रा, ठीक है। मान लेते हैं कि आरंभ में किसी वस्तु की कीमत जो थी वो 5 रुपए थी, P1 प्राइस, ठीक है। आरंभ में किसी वस्तु की कीमत जो है, क्योंकि कीमत को हम लोग इधर दर्शाए हैं तो कीमत को इस लाइन में रखेंगे और क्वांटिटी को इस लाइन में रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर ही जो क्या बोल रहा है कि यहां पर ही आरंभ में वस्तु की कीमत कितनी थी? 5 रुपए। और 5 रुपए कीमत रहने पर, 5 रुपए कीमत रहने पर, ठीक है, वस्तु की आरंभिक यानी Q1 डिमांड जो करते थे हम लोग 10 यूनिट खरीदते थे। कीमत 5 रुपए होने पर हम लोग वस्तु की कितनी डिमांड करते थे? 10 यूनिट। क्या करते थे? 10 यूनिट डिमांड करते थे। किसी कारणवश जो है प्राइस P1 से P2 हो गया और प्राइस घट गया, 5 रुपया से 4 रुपये हो गया, यानी 5 से घट के 4 हो गया। तो 4 हो गया तो बहुत कम प्राइस में अंतर आया, ठीक है। बहुत कम परिवर्तन होने पर तो थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए था मांग में, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर ही जो है इतना परिवर्तन हमको देखने को मिला कि डेल्टा पी जो है उसमें कमी आया, यानी कि यहाँ जो जितना गैप दिखा रहा है उस गैप को बोलते हैं चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ कीमत में। कितना परिवर्तन हुआ? तो 5 से 4 हुआ। ये हमको दिखाता है कि कितना कीमत में परिवर्तन हुआ। और ये आरंभिक कीमत कितना था? 5 रुपए। 5 रुपए से अंतिम कितना हुआ? 4 रुपए तक हुआ, ठीक है। अब जो है इसकी मांग बढ़ी तो अधिक अनुपात में बढ़ी। अब ध्यान देंगे कि इसकी गैप और इसकी गैप में अंतर है, ठीक है। तो ये हो गया 15, कितना हो गया? 15, यानी Q2 हो गया हमारा 15। Q2 का मान कितना हो गया? 15। और ये हमारा दिखाता है कि परिवर्तन हुआ किसमें? पॉजिटिव में, बढ़ा, ठीक है। अब इसका जो डिमांड कर्व बनेगा इस तरह का बनेगा। इस स्लोपिंग को अब याद रखिएगा, डिमांड, इसको बोलते हैं डी रेखा, ठीक है। और ये जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इकाई से अधिक होगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग इससे एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, यानी कि एक हम लोग इसको मैथमेटिकल टर्म्स में इसको अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां हमारे पास एक क्वेश्चन है कि उदाहरण क्या है? वस्तु की कीमत, पहले प्रारंभिक कीमत कितनी थी? 5 रुपए। कीमत में कमी हुआ, 4 रुपए हुआ। वस्तु की मांग 5 रुपए पर 10 क्वांटिटी की मांग होती थी। कीमत कम होने पर उसकी क्वांटिटी में वृद्धि हुई, 15 हो गई, ठीक है। क्या हो गई? 15 हो गई। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले में हम लोग को पुट करना होगा, ठीक है। जो हम लोगों ने फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग फॉर्मूला पढ़ लिए थे और इसी को हम लोग प्रूव करके भी दिखा देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग हल करते हैं तो सबसे पहले जो है हम लोग लिखेंगे कि डेल्टा पी। तो डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा पी निकालने के लिए क्या करेंगे कि P2 में P1 को माइनस करेंगे, ठीक है। परिवर्तन को दिखाता है, यानी कि डेल्टा पी क्या दिखाता है कि कीमत में परिवर्तन को। तो कीमत में परिवर्तन कितना हुआ? तो अंतिम में जितना रेट हो गया उसका, जो प्रारंभिक था उसको घटा देते हैं, ठीक है। तो P2 से P1 को माइनस करेंगे तो P2 हमारे पास कितना है? 4 और -5, तो -1 आंसर आया। कितना आया? -1। और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फॉर्मूला में नेगेटिव चिन्ह क्या दर्शाता है? नेगेटिव आएगा ही, क्योंकि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है और नेगेटिव जो है हमारा विपरीत संबंध को दिखाता है। और डेल्टा क्यू यानी कि क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, तो Q2 में क्या करेंगे? Q1 को माइनस करेंगे, तो 15 में अगर 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5। 15 में 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5, ठीक है। अब जो है हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फॉर्मूला, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो क्या होता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऊपर हमारा होगा मांग, क्या होगा? मांग, और नीचे क्या होगा? कीमत। नीचे क्या होगा? कीमत। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्राइस जो है, प्राइस यानी पैसा हमेशा नीचे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? नीचे, पॉकेट में, ठीक है। याद रखिएगा, नीचे पॉकेट में रखिएगा पैसा को। याद रखिएगा कीमत हमेशा कहाँ होगा? नीचे। और मांग कभी भी कहाँ जाता है? दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं वो दीजिए, वो सामान, ये सामान, उसको दीजिए, इसको दीजिए। तो हम लोग जब मांग करते हैं तो ऊपर से मांग करते हैं, ठीक है, ऊपर से मांग करते हैं। और पैसा जब निकाल देते हैं तो पॉकेट नीचे से निकाल देते हैं। पैसा कहाँ से निकाल देते हैं? नीचे से। तो याद रखिएगा हमेशा मांग जो है हम लोग ऊपर से करेंगे और कीमत यानी हम लोग उसको नीचे से देंगे।
ठीक है, पॉकेट से निकालेंगे, पीछे पॉकेट से पर्स निकालेंगे, पर्स निकाल के उसको पैसा हम लोग उसको देंगे। तो देंगे तो याद रखिए कीमत यानी कि पैसा पर्स में रखते हैं नीचे, ठीक है, और मांग जो करते हैं हम लोग ऊपर से करते हैं, ऊपर दिखाते हैं कि वो सामान दीजिए, वो दीजिए, उसको दीजिए, हॉर्लिक्स दीजिए, ठीक है, इस तरह हम लोग से मांग करते हैं। तो मांग में आनुपातिक परिवर्तन, मांग में आनुपातिक परिवर्तन। अब मान लीजिए कि आप दूसरी बार दुकान गए हैं, ठीक है, इससे पहले आए थे हॉर्लिक्स खरीदने के लिए, तो हॉर्लिक्स खरीदने के लिए आए थे तो आप खरीदे थे मान लीजिए 5 हॉर्लिक्स खरीदे थे, 5 डब्बा हॉर्लिक्स खरीदे थे, ठीक है, लेकिन अब जो है अब मांग में क्या आप परिवर्तन कर रहे हैं, 5 ही खरीद रहे हैं या कुछ कम खरीद रहे हैं या अधिक खरीद रहे हैं। तो आरंभिक आपकी मांग कितनी थी और अभी आपका मांग कितना है, वो दोनों को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि मांग में कितना परिवर्तन हुआ, और आरंभ में कितना करते तो उससे भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, मांग में आनुपातिक परिवर्तन। कीमत पहले वो किस रेट में देता था और अभी किस रेट में दे रहा है, ये भी हम लोग देखेंगे, तो उससे उसको भागा कर देंगे। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि मांग को हमेशा याद रखना कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन के अनुपात होता है, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपको पता है। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए मांग में आनुपातिक परिवर्तन, तो मांग में आनुपातिक परिवर्तन कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाई पी, यानी कि मांग में कितना परिवर्तन हुआ, आरंभिक मांग कितना था, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ और आरंभ में कीमत कितना था, ये निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू कितना आया 5, ठीक है, आरंभ में Q1 कितना था 10, 10 से भागा कर देंगे, ठीक है, अपॉन यहाँ पर कीमत में परिवर्तन, कीमत में कितना है -1, ठीक है, आरंभ में कीमत कितना था 5, कितना था 5, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/10 इंटू ये भागा को गुना में ले जाएंगे तो 5 चला जाएगा ऊपर और ये -1 नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 5 दूनी 10, तो 5 एका 5, ठीक है, और 2 को इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगेगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस लगेगा, क्या होगा 2, क्या होगा 2, अब इसको भागा देंगे तो कितना होगा -2.5। तो यहाँ जो ऋणात्मक चिन्ह दिखाता है, ये ऋणात्मक चिन्ह जो हमको ये दर्शाता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध को दर्शा रहा है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध को दिखा रहा है कि एक घटने पर दूसरा बढ़ता है और दूसरे के बढ़ने पर पहला घटता है, तो ये दिखा रहा है। अब ये 2.5 पे हम लोग फोकस करेंगे, क्या करेंगे 2.5 पे फोकस करेंगे, और हमने बोला कि यहाँ जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इकाई से अधिक है, तो 1 से अधिक है, तो ये 2.5 जो है, ये 2.5 जो है वो 1 से अधिक है, यानी कि 2.5 है और ये 1 है, तो क्या है 1 से अधिक है, तो इसलिए होगा सापेक्षता लोचदार मांग, क्या होगा सापेक्षता लोचदार मांग। तो इसका जो आंसर आया 2.5 आया, क्या है 2.5 यानी 1 से अधिक है। अब ये मत बोलिए कि माइनस है तो 1 से कम है, ये माइनस जो है ये 1 से कम को नहीं दर्शा रहा है, बल्कि ये माइनस ये दर्शा रहा है कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध को दर्शा रहा है, ये उल्टा संबंध को दर्शा रहा है, ठीक है, नेगेटिव चिन्ह। और ये जो 2.5 है इस पे हमको फोकस करना है, 2.5 जो है 1 से अधिक है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इकाई से अधिक ही था। क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस क्वेश्चन में या फिर ये सापेक्षता लोचदार को समझने में, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछिए, और आप कमेंट किया कीजिए, क्योंकि अगर कमेंट आप नहीं करेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कितनों आप वॉच कर लीजिएगा फिर भी आपको हो सकता है कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, हो सकता है कि हमसे भी कुछ मिस हुआ होगा, कुछ छोड़ दिया होगा पढ़ाने में, आपको समझाने में, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हो सकता है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें आपको उस चीज़ को क्लियर करके आपको दे दूंगा, ठीक है, और आप हमारी पूरी वीडियो को वॉच करते